हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आज के नए सेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखे थे जिसमें कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया है, जिसमें कि हम आपको बताए थे कि किस तरह से हम लोग क्लास 6 का जो है वो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। उस टाइम पे ये हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का हिस्ट्री, जिसमें कि हमारा पार्ट 1 जो है ऑलरेडी आ चुका था और हम लोग जो है वो इसका पार्ट 2 जो है वो कवर करने वाले हैं। तो जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारी बातों को डिस्कस किया था और फिर हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो, पहले सेशन शुरू करते हैं उसके बाद। तो चलिए, जैसे कि यहाँ दिया गया, दिस मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस। तो लोगों का जो ये एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था, अर्थात जो लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, उन्होंने क्या किया, तो हमारे कल्चर को, हमारे संस्कृति को काफ़ी ज़्यादा उजागर किया और उनको काफ़ी बड़े पैमाने पर फैलाया। ठीक है। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, यानी लोगों ने अपने एक जगह से दूसरी जगह न जाने के क्रम में लोगों ने क्या किया, तो अपने स्टोन को यानी पत्थरों को किस तरह से वो लोग खुदाई करके निकालेंगे और किस तरह से उसको वो लोग यूटिलाइज करेंगे, उसके बारे में नए नए आइडियाज़, नए नए तरीके, जैसे कि न्यू वे दिया है तो नया नया तरीका वहाँ पर लोगों ने फैलाया एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर कंपोजिंग म्यूज़िक, और इसके कारण क्या होगा, तो नए नए म्यूज़िक, जो किसी खास कल्चर के लिए कोई खास म्यूजिक हुआ करता था तो वो अलग अलग कल्चर में जाने के बाद वो म्यूजिक भी बदल जाते थे। एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और उतना ही नहीं, इसके कारण क्या होता था, तो जो लोगों में भोजन करने का जो स्टाइल होता था, भोजन पकाने का जो स्टाइल होता था, वो भी अलग अलग कल्चर में अलग अलग जगह का होता था। जो कि जैसे कि हम लोग यदि आज के वर्तमान समय में देखें तो जैसा कि साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में केरला साइड में, वहाँ पर आपको सांभर, डोसा इत्यादि सब काफ़ी बड़े पैमाने पर खाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह के भोजन होते हैं। तो उसका भी इन लोगों ने जब मूवमेंट होता था, स्थानांतरण करते थे, यात्रा करते थे, तो उसके कारण इसमें भी एक जगह से दूसरे जगह के भोजन में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ करता था। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा होने वाला है क्या, तो नेम्स ऑफ द लैंड, यानी जगहों का नाम कैसे रखा गया। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले अब यहाँ दिया गया, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। जैसा कि हम लोग अपने देश का नाम दो वर्ड से रखते हैं, पहला है इंडिया और दूसरा रखते हैं भारत, ऐसा नाम सुनते हैं। तो ये दोनों वर्ड जो है वो हमारे भारत के लिए ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन हम लोग इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भारत बोले या इंडिया बोले। नॉर्मली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया को ही भारत का अंग्रेजी वर्ड मान लेते हैं, लेकिन दोनों में ऐसा नहीं है। दोनों का मीनिंग में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। जो इंडिया वर्ड है वो हमें कहीं दूसरी जगह से दिया गया वर्ड है, जबकि भारत जो है वो हमारा पुराना आदिकाल से चलता हुआ नाम आ रहा है। ठीक है। वो हम वैसे इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं इसमें भी, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, जैसे यहाँ दिया गया, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो जो वर्ड इंडिया आता है वो कम्स फ्रॉम द इंडस, जो इंडस जो लोग थे उन्हीं के द्वारा हमारा कहा जाता था सिंधु इन संस्कृत। संस्कृत में इंडिया को, यानी जो इंडू है उसको सिंधु कहा जाता था, यानी जहाँ पर ओ आता था वहाँ पर ये लोग सौ कहते थे, जिसके कारण इंदू को ये लोग सिंधु कहा करते थे, जिसके संस्कृत में। ठीक है। फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलास। तो आप अपने एटलस में इसको ढूंढ सकते हैं, यानी वर्ल्ड मैप में इसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिलहाल, द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम through the northwest about 2500 years ago and we are familiar with the Indus, called it the Hindus or the Indos, and the land of the east of the river was called India। तो यहाँ देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात दिया गया, द ईरानियन, जो ईरान के जो रहने वाले लोग थे, एंड द ग्रीक, और जो ग्रीक के रहने वाले लोग थे, उन लोगों ने हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, जो कि जो नॉर्थ वेस्ट भाग से जो इंडिया आए थे, उन लोगों ने 2500 ईयर्स अगो, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले, एंड वे आर फैमिलियर विद द इंडस, जो कि इंडस रिवर के जो आसपास के जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया, तो इसका नाम रख दिया, कॉल्ड इट द
हिंदूज और द इंडोज, उन लोगों ने जो इंडस रिवर के, जो सिंधु नदी के आसपास के जो लोग थे, उन लोगों का नाम दे दिया क्या, तो इंडूज या हिंदूज, ठीक है। जिसके कारण एंड लैंड टू बी ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, और उससे ईस्ट के जो जब जितना भी ज़मीन था, भाग था, उसको उन लोगों ने नाम रख दिया क्या, तो इंडिया। जैसे कि हम लोग अभी आपको यहाँ पर पिछले वीडियो में दिखाए थे, या अभी हम फिर से वापस बैक जाकर के आपको हम मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर ये जो एक रिवर है, नर्मदा रिवर है, इसी के बगल में यहाँ पर आप सतपुरा है, तापी है, और इसी के इधर से यदि जाते हैं ना तो इधर ही एक रिवर हुआ करता था, ठीक है, जिसको कि कहा जाता था जी, तो उस रिवर को कहा जाता था ये, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं हम लोग इंडोज कहा जाता था, और ये लोग जो इंडस नदी के या जो इंडस रिवर के जो बगल के जितने भी क्षेत्र थे उनको कहा इंडिया, उस जगह को कहा इंडिया। द नेम भारत वाज यूज्ड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। तो इन भारत जो वर्ड दिया गया है, तो भारत जो है वो एक नाम था, यूज टू द फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों के समूह के लिए, हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे उनके लिए ये वर्ड नॉर्मली ये यूज़ किया जाता था। हु आर मेंशन इन ऋग्वेद, जिसके बारे में वर्णन हमें ऋग्वेद के अंदर भी मिलता है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, जो कि हमारे संस्कृति का सबसे पुराना बुक है, वेद है, जिसका नाम ऋग्वेदा है, डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो। और इसके बारे में हम लोगों को इसके बारे में आज से लगभग 3500 साल पहले के बारे में ही ये लिखा गया वो वेद है, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है, ठीक है। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, और ये नाम आज एक देश के लिए रखा गया है, ठीक है, जिसके नाम पर आज एक देश का नाम रखा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा जैसे कि फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हम लोग कैसे बीते हुए समय के बारे में जानकारियों का खोज करते हैं, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने बीते हुए समय के बारे में जानकारियाँ कलेक्ट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग बीते हुए समय के बारे में जानकारी प्राप्त करते भी हैं। लेकिन वन इज टू रिसर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वेयर रिटन लॉन्ग अगो, लेकिन उन्हीं में से एक ये तरीका है जिसके द्वारा हम या तो बीते हुए समय के बारे में या तो खोज करें, सर्च करें, या दूसरा तरीका ये है एंड रीड बुक्स, या कुछ ऐसे पुराने किताबों को पढ़ें, रीड बुक्स करें, बुक को रीड करें, दैट वेयर रिटन इन लॉन्ग अगो, जो कि आज से बहुत समय पहले लिखा गया था। उन बुक को, किताब को पढ़ करके भी हमें ये जानकारियाँ मिल सकती है। दीज आर कॉल्ड द मैनुस्क्रिप्ट, और ये सब जो है वो हमारे मैनुस्क्रिप्ट के अंदर आते हैं, हस्तलेखन के अंदर आते हैं। बिकॉज दे वे आर रिटन बाय हैंड, क्योंकि इसको हाथ से लिखा जाता है, इसीलिए इसे मैनुस्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनु मीनिंग हैंड, और इसका जो मैनुस्क्रिप्ट नाम आया है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो मैनु नाम आया है वो इसलिए आया है क्योंकि जो लैटिन वर्ड है ना मैनु, उसी से आया है, और मैनु का मीनिंग होता है हैंड। तो चूँकि ये हाथ से लिखा जाता था, इसीलिए इसका नाम हस्तलिपि या मैनुस्क्रिप्ट रखा गया है, ठीक है। आगे दिया गया दिस वेयर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव, और नॉर्मली ये लिखा जाता था किस पर, तो पाम लीव पर, यानी जिसको हम लोग भोजपत्र कहते हैं, तो ये भोजपत्र पर नॉर्मली लिखा जाता था। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बिर्च विच ग्रोज इन द हिमालयाज, या नहीं तो दूसरा तरीका ये था कि इसको जो बनाया जाता था तो वो पेड़ की छाल पर भी लिखा जाता था, जो कि बिर्च के नाम से जाना जाता था, जो कि हिमालय के पहाड़ियों में ये पेड़ उगते थे, उनके छाल पर ये लिखा जाता था, ठीक है, पेड़ के छाल पर ये लिखा जाता था। ओवर द ईयर्स मैनुस्क्रिप्ट्स वेयर रिटन
अवे बाय इंसेक्ट। लेकिन समय के दर समय बीतते हुए सालों के दौरान बहुत सारे ऐसे हस्तलिपि जो है वो धीरे धीरे क्या हुए तो कीड़े मकोड़े के द्वारा खा लिए गए, दीमक चींटी के द्वारा खत्म हो गए। समवेयर डिस्ट्रॉयड, बट बहुत सारे ऐसे हुए जिसको ध्वस्त कर दिया गया, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बर्बाद कर दिया गया, जला दिया गया। बट मैनी, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे पास हस्तलिपि हैं जिनके बारे में हम आगे देखते हैं। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिनको हम लोगों ने अभी तक सुरक्षित रखा है। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, और उनमें से कुछ को तो ऐसे जो कि या तो उनको बचाने के लिए मंदिरों का यूज़ किया जाता था, या नहीं तो जो मठ होते थे उनको, या जो बड़े बड़े जो हाँ मठ का यूज किया जाता था वैसे नॉर्मली। ठीक है। दिस बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, और इन सभी बुकों में हर तरह की जानकारियाँ कलेक्ट किया गया है, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ्स यानी धार्मिक मान्यताएं, एंड प्रैक्टिसेस, और जो उसके बारे में विचार थे वो द लाइफ्स ऑफ किंग्स, राजाओं की जीवनी है इसमें। मेडिसिन एंड साइंस, विज्ञान और दवा के बारे में भी जानकारी है, औषधि के बारे में भी जानकारी है। बिसाइड्स देयर वेयर एपिक्स यानी काव्यों के धार्मिक ग्रंथों के अलावा पोएम्स जैसे कि कविताएं, प्लेज, खेल के बारे में, ये सब जानकारियाँ उसमें हैं। तरह तरह की जानकारियाँ उसमें मैन्युस्क्रिप्ट में, हस्तलिपि में हैं। मैनी ऑफ दिस वेयर रिटन इन संस्कृत, और उनमें बहुत सारी ऐसी हैं जो कि या तो संस्कृत में लिखी गई हैं और कुछ को ब्राह्मी लिपि में भी लिखा गया है। अदर्स वेयर इन प्राकृत, जिसको कि हम लोग ब्राह्मी लिपि कहते हैं, प्राकृत स्क्रिप्ट कहते हैं। लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, और ये भाषा जो है प्राकृत लैंग्वेज है वो सामान्य जनता के द्वारा यूज किया जाता था, जबकि जो संस्कृत लैंग्वेज होता था वो बड़े बड़े आपको ज्ञानी यानी जो ब्राह्मण होते थे उनके द्वारा यूज किया जाता था। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यानी तो एक बार जानकारी के लिए दोबारा से बता दूं कि जो संस्कृत था वो भाषा केवल पढ़ने का अधिकार उस ज़माने में गुरुकुल में केवल ज़्यादातर ब्राह्मण के छात्रों को ही मिलता था, जिसके कारण सामान्य के अन्य वर्ग जो है वो पढ़ाई से वंचित रह जाते थे, और जिसके कारण वो लोग इस तरह की जानकारियों को कलेक्ट नहीं कर पाते थे और वो संस्कृत नहीं सीख पाते थे। एंड तमिल, और तमिल के लोगों के द्वारा ये भाषा बोली जाती थी, कौन सी तो प्राकृत। ठीक है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, और हम कुछ ऐसे ज़मीन के अंदर से खुदाई करके भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल, और ये सब चूँकि जमीन के अंदर गड़े हुए हैं तो इनका जो खुदाई किया जाता है तो ये सब या तो किसी धातु पत्र पर यानी किसी मेटल पर लिखे होते हैं, या नहीं तो ये किसी स्टोन के ऊपर खुदाई करके लिखे गए होते हैं। समटाइम्स किंग्स गोट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी। कई बार क्या होता था, चूँकि पुस्तकें लिखने में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय बीत जाता था, इसीलिए राजा अपने आज्ञा को, अपने नियम को, अपने कानून को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या करते थे, तो अपने राज्य के अंदर पिलर बनवा देते थे और उस पिलर के ऊपर ये अपनी आज्ञा को खुदवा देते थे, नए नए रूल्स को खुदवा देते थे ताकि लोग उसको पढ़ सकें, और ये खास करके राजा जो है वो मुख्य सड़क के आसपास करवा देते थे। सी रीड एंड ओबे, उसको पढ़ेंगे, आम जनता पढ़ेगी और उसको फॉलो करेगी, ओबे करेगी, उसकी आज्ञा को मानेगी, ओबे देम। ठीक है। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे अंदर ज़मीन के अंदर से खुदाई करके मिले हुए जानकारियां हैं। वेयर मेन एंड वुमेन, जहाँ पर औरत और पुरुष दोनों आदमी, इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, जिसमें राजा और रानियां भी इंक्लूड है, रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, वो लोग क्या करते थे इसके बारे में भी जानकारियाँ उसमें लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, राजा का क्या काम होता था, तो राजा रिकॉर्ड रखते थे कि उन्होंने लड़ाई में, किसी तरह के युद्ध में किस तरह का परफॉर्मेंस किया है, जीता है, हारा है, ये सब बारे में उसको जानकारी मिलती थी, जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है जो कि हम लोग शायद नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, सॉरी। तो आई होप आप लोग इतना तक जरूर निश्चित रूप से समझ गए होंगे। तो फिर से चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ
द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, क्या आप ये सोच सकते हैं कि हार्ड सरफेस पर लिखना कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता था। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज, और इसको लिखने में क्या डिफ़िकल्टी आती होगी, क्या समस्याएं आती होंगी, क्या आप इस बात को डिस्कस करके बता सकते हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ दिया है, देयर वेयर मैनी अदर थिंग्स दैट वेयर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, बहुत सारे ऐसे सामान थे जो आदिकाल में बनाए जाते थे और जिसको यूज किया जाता था भूतकाल में, बीते हुए समय में। दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, और वो लोग जो इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारियाँ कलेक्ट करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। They study the remains of buildings made of stone and brick। तो ये लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो इसकी गहन जांच करते हैं। वो बिल्डिंग के बारे में खुदाई करने के द्वारा जो मिली हुई जानकारियाँ होती है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, या उस समय का औजार मिलते हैं, जानवरों की हड्डियाँ मिलती है, या फिर महल होते हैं, उनको ये लोग पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारियाँ कलेक्ट करके और हम लोगों के पास वो जानकारियाँ प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद वो लोग ईंट का भी स्टडी करते हैं कि ये ईंट कितना दिन पुराना है। एक्सकैवेट, और उसका वो खुदाई करते हैं। डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन के अंदर वो खनन करते हैं, खुदाई करते हैं। टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट एंड कॉइन्स, जिसके द्वारा वो लोग क्या करते थे, ये सारी बातों को, जैसे कि फाइंड क्या क्या ढूंढने के लिए, टूल्स औजार ढूंढने के लिए, बर्तन ढूंढने के लिए, मिट्टी के बर्तन ढूंढने के लिए, या फिर मेटल के बर्तन ढूंढने के लिए, और आभूषण ढूंढने के लिए, एंड कॉइन, और सिक्के को ढूंढने के लिए ये लोग क्या करते हैं, तो ज़मीन के अंदर से खुदाई करके निकालते हैं। ठीक है। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मे बी मेड फॉर ऑफ स्टोन, उनमें से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि या तो पत्थर से बने होते हैं, अदर ऑफ बोन, कुछ हड्डियों से बने होते हैं, बेक्ड क्ले और मेटल, और कुछ जो होते हैं वो या तो पके पकाए, यानी जो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि ईंट को पकाया जाता है ना, ईंट को पहले सेप दे करके कच्चे ईंट को, उसके बाद आग के पास रख के उसको पकाया जाता है, तो या तो बेक्ड क्ले यानी ईंट, और मेटल या फिर धातु से बने होते हैं ये सारे पदार्थ। Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time। और वैसे पदार्थ जो ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड, जो काफ़ी कठोर होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड चीज़ से बने होते हैं, इम्पेरिसेबल सब्सटेंस, तो उनको काफ़ी लंबे समय तक वो हमारे यूनिवर्स में बच सकते हैं, उनका किसी तरह से नुकसान नहीं हो सकता है। सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक बचे रहेंगे और हम लोग उसका लंबे समय तक यूज करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर दिया गया था स्टोन टूल्स, या फिर स्टोन के ऊपर कोई यदि राजा अपना इन्फॉर्मेशन लिखवाते थे तो वो लंबे समय तक, क्योंकि वो मिटने वाला नहीं है, चाहे वो कितने ऊपर उस पर वर्षा हो या कुछ भी हो, तो हम लोग उसको ईजीली पढ़ सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और वैसे हम इसके बगल में एक को कुछ पैराग्राफ दिया गया है, तो हम उसको भी कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ जो दिया गया है पैराग्राफ, उसमें दिया गया है एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स अगो। एक पुराना हमारा जो इंस्क्रिप्शन मिला है, यानी खुदाई करने के बाद जो मिला है, उनमें दिया है वो जो कि आज से लगभग 2250 साल पुराना है, 250 साल पहले, यानी 2250 साल पहले। एंड वाज फाउंड इन कांदाहार प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, जो कि वो अब वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर मिला था। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका, और ये उस ज़माने का है जिस टाइम पर महाराजा सम्राट अशोक राजा थे। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8, इसके बारे में आपको इसी बुक के चैप्टर 8 में जानकारियाँ मिलेगी। व्हेन वी राइट एनीथिंग, जब वो हम लोग कुछ लिखना स्टार्ट किए थे, यानी जब लेखन कला का शुरुआत हुआ था उसी टाइम का है ये। वी यूज अ स्क्रिप्ट, एक लिपि का यूज़ किया जाता था। स्क्रिप्ट कंजिस्ट
ऑफ लेटर और साइन, और ये जो लिपि थी उसमें या तो लेटर या नहीं तो उसके बदले सिंबल का यूज किया जाता था, साइन का यूज किया जाता था। व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक वी यूज अ लैंग्वेज, और इसको पढ़ने के लिए कि ये क्या लिखा है हम लोग उस टाइम को पढ़ने के लिए एक भाषा का यूज करते थे, एक लैंग्वेज का यूज करते थे। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेज, और ये जो इंस्क्रिप्शन है वो 2 अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है। ठीक है, ग्रीक ऊपर में जो लिखी गई है वो टॉप में जो है वो ग्रीक में है, एंड अरमिक जो नीचे लिखा गया है वो अरमिक भाषा में लिखी गई है। विच वेयर यूज्ड इन दिस एरिया, जो कि उस क्षेत्र में उस ज़माने में यूज़ किया जाता था। तो आई होप आप लोग को ये भी जानकारियाँ समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका जो कुछ बचा हुआ पार्ट है वो अगले आने वाले वीडियोज़ में आप लोग को क्लैरिफाई करने की हम कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारा पिछला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग निश्चित रूप से पहले वो वीडियो जाकर देखें, क्योंकि बिना उसको देखे आपको इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद फिर से यहाँ पर आकर के इस वीडियो को कंटिन्यू करें। और आई होप आप लोगों को ये हमारा जानकारी अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब कर दें, पहले बेल आइकन को प्रेस कर दें, फिर कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बचे हुए पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, थैंक यू सो, बाय, गुड नाइट।